नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़, साल 2004 में। आज की कहानी, आज की घटना जो हमें भेजे हैं, बताए हैं, उनका नाम राकेश है। तो हुआ क्या था राकेश के साथ में, चलते हैं अब इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। साल था 2004 का। अब मेरी उम्र लगभग 23 साल की हो चुकी थी। मैं ढाबा पर काम करता था। धीरे धीरे मैं 2 साल तक सब कुछ सीख लिया था। खाना बनाने का जो भी गुर आता था, अब मैं जानकारी ले चुका था। और हमारे परिवार में मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई के शादी होने के बाद वो अपने पत्नी के साथ अलग रहते थे। अब मेरी जो 2 बहनें थी वो अपने ससुराल में चली गई थी। अब भाई के अलग होने के बाद जो माता पिता थे ना, अब मुझे कहने लगे कि बेटा, एक तो दूर हो ही चुका है, अब तू अब हमें छोड़ के मत जाया कर। अब वास्तव में मेरे पिता की तबीयत अब बीच बीच में खराब हो जाती थी, और उसमें मेरा भाई कोई मदद नहीं करते थे, ना तो पैसा देते थे। एक्चुअल में अब गांव में रहते नहीं थे, अपनी पत्नी को लेकर के अब शहर चले गए थे। तो आखिर मदद कौन करेगा। अब मैं अपने गांव से दूर एक ढाबा पर नौकरी किया करता था। जी तोड़ मेहनत करता था, और जो भी पैसा मिलता था मैं अपने माँ बाप को देता था। लेकिन माँ बाप कहने लगे कि बेटा, तू इतना दूर रहता है, हम लोग का कोई तकलीफ हो जाता है तो कोई मदद करने के लिए जल्दी से आता नहीं। हमें गांव वाले अब पड़ोसियों को मुंह देखना पड़ता है। तो बेटा, मैं तो कहूँगा कि तू यहीं पर आ जा, कोई छोटा मोटा यहीं पर काम कर ले। बात मेरे भी समझ में आ चुकी थी। अगर भैया होते और हमारे साथ होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं भी जवान था, 23 साल का उम्र हो चुका था। अब मैं अपने माता पिता का कहना मानता भी था। मुझे लगने लगा कि हाँ, यही तो वक्त है माँ बाप का सेवा करने का। अगर इसी वक्त में मैं माँ बाप के काम ना आऊँ तो फिर फायदा क्या हुआ। हाँ, यही सोच के मैं ढाबा की नौकरी छोड़ दिया था। ढाबा के मालिक कह रहे थे कि राकेश, जब भी तेरी इच्छा हो ना, वापस आ जाना। तेरे लिए तेरा जॉब हमेशा खाली रहेगा, तो फिक्र मत कर। हाँ, कुछ पैसे भी हमें अलग से दिए थे कि जा अपने माता पिता का सही ढंग से इलाज कर। आज जब तुम्हें लगे तो वापस आना है तो आ सकता है। अब जो मेरे मालिक थे ना, बड़ा ही सुलझे हुए लोग थे, अनुभवी लोग थे। अब मैं उनका बहुत इज्जत करता था, वो भी हमारा बहुत ही ध्यान रखते थे। अब मैं अपने गांव आ गया था। गांव आने पर माँ बाप का मैं अब फिक्र किया, जो कमी थी मैं पूरा किया। दवा दारू अब टाइम पर मैं लाने लगा। लेकिन एक आय का सोर्स होता था ना, अब मेरे पास में नहीं था। कमाई का जरिया अब खत्म हो चुका था। अब जो भी पैसा लाया था धीरे धीरे वो खर्च ही हो रहा था। अब मैं वही छत पर बैठा चिंतन कर रहा था कि आखिर ये पैसा जो मैं इकट्ठा किया हूँ, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। अब फिर मैं किसके पास जाऊँगा पैसा मांगने के लिए। अब तो मुझे कोई उधार भी यहाँ नहीं देगा। अब वास्तव में हमारे घर का अब हालात ही कुछ ऐसा था। हमसे लोग मुंह मोड़ लेते थे। हमारे घर के नज़दीक से भी गुजरते थे ना, तो उनको लगता था कि मेरे पिताजी कहीं उनसे कर्जा ना मांग ले। ऐसा वो कई बार कर चुके थे, इसलिए लोग बाग हमारे घर पर आने से कतराते थे। खैर, मैं अब दिमाग में ही सोच रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। खाना बनाने मुझे आता था, और अचानक मैं अपना पापा से जिक्र किया कि पापा, अगर आप सलाह देते हो तो मैं रोड पर एक छोटा सा कोई अब नाश्ता पानी का काम खोल लूँ, क्योंकि खाना बनाना तो मुझे अच्छी तरह से आता है। पापा बोले कि ठीक है बेटा, ये काम कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, और अपना गांव के आसपास ही रोड पर कहीं सही जगह देख करके काम शुरू कर दो। वास्तव में मुझे बहुत पापा का विचार भी बहुत बढ़िया लगा था। अब वो जब बोल दिए ना, तो मैं अब अपने काम में जुट गया था। मैं यार दोस्तों से, जो भी हमारे गांव के थे, अब मैं
उनके साथ विचार विमर्श करने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पर अब अपना काम को स्टार्ट करूं। अब कई मेरे जो मित्र थे वो अलग अलग जगह का नाम बता रहे थे कि उस मोड़ पर चले जाओ, उस चौराहे के पास में दुकान खोलो, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी पहले ही दुकानें भरी पड़ी थी। अब मेरा नया दुकान वहाँ कैसे चलेगा। मैं ऐसा जगह का चुनाव कर रहा था जहाँ पर कोई दुकान ना हो। मैं ऐसी जगह तलाश कर रहा था। एक जगह मैंने तलाश भी कर लिया था। वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही थी और वहाँ पर लेबर कॉलोनी थी और रोड का किनारा था। और मुझे जगह बहुत बढ़िया लगा क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा था, मजदूर भी काम कर रहे थे, मिस्त्री भी काम कर रहे थे, लेबर पास में लेबर कॉलोनी थी। वहाँ मेरा काम नाश्ता पानी का चल सकता था। लेकिन जब मैं वहाँ पर अपने मित्रों को बताया तो जो मेरे मित्र थे वो मुझ पर भड़क गए। नहीं राकेश, उस जगह पर नहीं, तुमसे पहले ही किसी ने वहाँ पर ऐसे ही कुछ नाश्ता पानी दुकान किया था। वहाँ पर प्रेतनी रहती है, चुड़ैल रहती है, तुम 2 रात भी टिक नहीं पाओगे, तुम्हें भागना पड़ेगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। वो जगह रात में बहुत ही खतरनाक हो जाती है। मैं उन दिनों भूत प्रेत को मानता भी नहीं था कि भूत प्रेत क्या होते हैं, और मैं तो डरता भी नहीं था किसी से भी। नौजुवक था, 23 साल का उम्र, नया खून, गर्म खून। और मैं अपने दोस्तों को कहने लगा, अरे तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मैं तो आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, और तुम लोग कह रहे हैं कि वहाँ दुकान मत लगाओ। आगे भी ऐसा कुछ हो चुका है। मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं साफ साफ उनको मना कर दिया कि देखो, मैं किसी भूत प्रेत को मानता नहीं और मैं डरता भी नहीं। दुकान तो मैं वहीं खोलूंगा। आखिरकार मेरे कुछ दोस्तों ने मदद किया और इसके बाद मैं टेम्परोरी एक ढाबा सा बना लिया था, घास फूस का। अब एक झोपड़ी बना करके और रेडी कर दिया था। शुरुआत कर दिया मैं नाश्ता पानी से। सुबह से चाय नाश्ता का दुकान शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे उस बिल्डिंग के पास अब लेबर भी आने लगी, मिस्त्री भी आने लगे, और मेरा चाय का दुकान, नाश्ता पानी का धीरे धीरे चलने लगा था। मैं शाम को 7 बजे तक अब वहाँ पर रुकता था। इसके बाद अब मैं अपना सामान इकट्ठा करता, साइकिल पर बांधकर अपने घर लौट आता था। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि वो जगह अब प्रेतनी से भरी हुई है, चुड़ैल वहाँ पर मंडराती रहती है, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, लेकिन मैं अभी तक इस जगह पर ऐसा कोई अनुभव किया ही नहीं था। अब मुझे लगा कि मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे। अब ये साइंस के युग में ऐसा कहाँ होता है भाई। और जहाँ मैं ढाबे पर काम करता था वो भी एक सुनसान एरिया में था, रोड पर किनारे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटापन पसर जाता था जब कोई ग्राहक नहीं आता था। और हमारे मालिक आज तक कभी नहीं बताए हैं कि कोई भूत प्रेत को देखे हैं। इसलिए मैं विश्वास करता ही नहीं था भूत प्रेत पर। डर नाम का चीज मुझे था ही नहीं। अब मेरी चाय की दुकान चल पड़ी ना, तो जो भी लेबर आती थी कहते कि भाई आप नाश्ता तो बहुत बढ़िया बनाते हो, तो आप थोड़ा दोपहर का खाना भी बना लिया करो। अब देखो हम लोग लेबर हैं और हम दूर हमें जाना पड़ता है खाना खाने के लिए, तो अगर आप बनाओगे तो हम यहीं भोजन कर लिया करेंगे। बात मुझे जच गई थी। और इसके बाद मैंने दोपहर का खाना भी अब तैयार करने लगा। खाना भी लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे फरमाइश होने लगी कि आप वेज तो बहुत बढ़िया बनाते हो, नॉन वेज भी बनाया करो। अब मैं नॉन वेज भी मुझे बहुत बढ़िया बनाना आता था और वो भी मैं बनाने लगा था। अब इसके बाद फरमाइश होने लगी कि आप दोपहर का खाना बनाते हो तो शाम का भी खाना बना लिया करो, आपकी आय भी बढ़ जाएगी, दुकानदारी भी बढ़ जाएगी, 2 पैसा आप ज़्यादा भी कमा लोगे। देखो पास में लेबर लोग भी रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और फिर शाम को वो खाना बनाने के मूड में नहीं होते। खाना दूर से पैक करा के लाते हैं, फिर अब पौवा पी करके खाना वाना खा के सो जाते हैं, तो आपकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। बात वो भी सच गई थी। अब मैंने फिर शाम का खाना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं अकेले था। काम तो मैं बढ़ा लिया था, लेकिन मेरे पास में
कोई सहायक नहीं था। आखिरकार मैं अपने पिताजी से बोला। पिताजी तो तैयार हो गए थे, लेकिन 2 ही दिन दुकान पर बैठे थे, अब फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे लगने लगा कि ना, पिताजी को अब इस जगह पर बिठाना ठीक नहीं है। आखिरकार मैं पिताजी को घर पे ही अब रहने दिया। अब मैं अकेले जितना मेहनत होता था उतना कर लेता था। अब मेरे पास में अभी कोई नौकर चाकर रखने का हैसियत नहीं था, क्योंकि मेरा ज़्यादा अधिकांश जो पैसा था माता पिता के इलाज में खर्च हो जाता था। अब मैं उस स्थिति में नहीं पहुंचा था कि मैं 1-2 नौकर को रख लूं ताकि मेरी मदद हो सके। जो भी काम मैं खुद करता, मार्केटिंग खुद करता, बाजार खुद जाता, नॉन वेज सब कुछ मैं ही खुद लाता था, हरी सब्जी लाता था और अपना ढाबा चला रहा था। अब इस तरह जो कॉलोनी में जो लेबर कॉलोनी थी वहाँ से भी लोग अब आने लगे थे। शाम के टाइम 8 बजे तक 9 बजे तक लोग बाग आते, अब वाकई में खाना पैक करा कर ले जाते। अब तो मेरा काम चल पड़ा था। धीरे धीरे मेरी आमदनी भी बढ़ने लगी। इधर मेरे जो माता पिता थे, माँ की तो हालत स्थिर थी, लेकिन पिता का हालत बीच बीच में डांवाडोल हो जाता था, तो उनको फिर बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। कई टेस्ट होता, फिर दवाई बदल के लिखते और उनमें हमारा पैसा काफ़ी खर्च होने लगा। आमदनी बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ चुका था। अब ऐसी मेरी हालात हो गई कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई इनको शहर में ले जाओ, और एक बड़े डॉक्टर के पास उन्होंने रेफ़र किया था, लेकिन उनकी फीस भी काफ़ी थी और महंगी दवाई भी लिखते थे। अब मेरी हैसियत नहीं थी उस वक्त में, जो भी पैसा था सब मैं खर्च कर चुका था, और जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो मेरी ढाबा में अब एक तरह से रोटेशन कर रहा था। सब्जी लाना, नॉन वेज लाना, राशन सब कुछ लाना, मसाले लाना, और उसमें वो रोटेशन करता रहता था। अब मेरे पास में कोई जमा पूंजी बची नहीं थी। रात के टाइम करीब 9 बज रहा था। अब लेबर कॉलोनी के लोग जो भी थे खाना वाना पैक करा के ले जा चुके थे, और उस जगह पर कभी कभी ट्रक वाले भी रोका करते थे, चाय नाश्ता का मांग करते थे, तो उनके लिए मैं अब चाय नाश्ता का प्रबंध करा देता था। वो जो शाम थी वो रात मैं भूल नहीं सकता था। रात 9 बजे अब मेरे आसपास के क्षेत्र में पूरा अंधेरा फैल चुका था। अब मेरी झोपड़ी में जो ढाबा हमने बना रखा था वहाँ पर 2 लालटेन मैं जला कर रखता था। लालटेन की पीली रोशनी अब थोड़ा बहुत उजाला देती थी। अब मैं 9 बजे के बाद सारा सामान धीरे धीरे करके समेट रहा था, क्योंकि अब खाना लगभग ख़त्म ही हो चुका था। अब मैं सोच रहा था कि बस दुकान अपना बढ़ाऊं और सामान पैक करूं, अब फिर साइकिल पर बांधूं और इसके बाद मैं चल पड़ूं। लेकिन उस टाइम सामान कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े अब बढ़ चुका था, पतीला वगैरह, कढ़ाई वगैरह, तो मैं उसको लेके नहीं जाता था। अब हमारी जो झोपड़ी थी उसके पीछे एक और मैंने टेम्परेरी झोपड़ी बना लिया था, और उसमें मैं अब ताला चाबी लगाने लगा था। अब एक तरह से मेरी स्टोर रूम वो बन चुका था। जो महंगे सामान थे जिसको मैं लेके जा सकता था अपने साइकिल पर, अब वही सामान को मैं ले जाता, अब फिर सुबह के टाइम मैं वापस लेके आता था। 9 बज रहा था। अब मैं सारा सामान समेट करके अब बैठ करके मैं अपने मन में चिंतन कर रहा था कि अब मैं बड़े डॉक्टर के पास पिताजी को लेके जाना है, इसके लिए मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा। अब दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब मुझे ये काम करना भी जरूरी था, लेकिन पैसे का कोई सोर्स अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने यार दोस्तों से मदद मांगा, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं भाई राकेश, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब वास्तव में मेरे जो दोस्त थे ना, अब वो कोई ज़्यादा पैसे वाला तो थे नहीं, अब वो कहाँ से बेचारे देते। मैं चिंतन कर रहा था दुकान पर बैठा हुआ कि हे भगवान, मैं क्या करूं, अब कैसे अपने पिताजी को शहर लेके जाऊं, उनकी इलाज कराऊं, इसमें तो बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। और तभी लेबर कॉलोनी से कोई आता हुआ दिखा। मुझे लगा कि कोई रह गया होगा, खाना मांगने आ गया होगा, लेकिन मेरे पास में अब खाना बचा भी नहीं था। आज जब तक वो लालटेन की पीली रोशनी में जब मैंने देखा, तब मुझे महसूस हुआ कि अरे कोई जेंट्स नहीं है, ये तो लेडीज है।
अपना मुंह ढके हुई थी, दुपट्टा बांध रखा था चेहरे के ऊपर में, बाल खुले हुए थे और हाथ में एक थैला लिए अब मेरे दुकान पर आ चुकी थी। मैं उसको पहली बार देखा था। मुझे लगा था कि जरूर ये भी लेबरगिरी का काम करती है, अब लड़की है। अब आ तो गई, आते ही मैंने मना कर दिया कि देखो जी, अब हमारे ढाबे में कुछ बचा नहीं है। वो एक तरह से निराश सी लगने लगी थी और अभी तक उसने दुपट्टा अपना अब चेहरे पे जो बंधा हुआ था खोला नहीं था। बड़ी बड़ी आंखें अब मुझे घूर रही थी, जैसे कैसे खत्म हो गया इतना जल्दी। मैंने बिना देरी किए जवाब दिया कि देखिए जी, आज जल्दी सारा माल खत्म हो चुका, अब तो मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहा हूं। अब मैं उदास था, शायद उसको अब चेहरा पढ़ना आता होगा और वो शायद मेरे चेहरे को पढ़ लिया होगा। वो मेरे नज़दीक आ गई। जब वो बोली ना तो इतनी मीठी बोली थी कि मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया था। वो कहने लगी कि आप ज़्यादा क्यों नहीं खाना बनाते हो, आपका खाना अब देखो ना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं आपकी खाने की तारीफ सुन करके अब मैं आई हूँ। अब देखो मुझे निराशा हाथ लगी, मैं अब यहाँ से खाली हाथ लौट रही हूँ। कल आप मेरे लिए खाना रखेंगे? मैंने टालने के अंदाज में कहा कि हाँ हाँ, कल मैं आपके लिए जरूर रखूंगा, लेकिन वक्त पर आइएगा। लेट होंगी तो मैं आपको खाना दे नहीं पाऊंगा। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि मैं बिल्कुल इसी टाइम पर आऊंगी। अब मेरे लिए आप खाना नॉनवेज बढ़िया सा आप एक तरह से रखना मेरे लिए, कल मैं जरूर पक्का आऊंगी। अब फिर वो जाने लगी। अब फिर ना जाने क्यों मुड़ करके मेरे पास में आ गई। अब कहने लगी आप अकेले इस ढाबा पर काम करते हैं, आपके साथ में कोई और नहीं है, आपके माता पिता नहीं है? मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे परिवार में अब माता पिता भी हैं और पिता की तबीयत खराब चल रही है। वही मैं चिंता कर रहा था, उनको अब बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना था। अब मेरे पास में उतना पैसा है नहीं, सब पैसा मैं अब दवा दारू पर खर्च कर चुका हूं। वो लड़की मेरी बात सुनकर के मेरे नज़दीक और आ गई। अब पूछने लगे क्या हुआ आपका पिताजी को, बीमारी क्या है? मैंने बताया बीमारी का कि ये बीमारी है जी। और तब वो मुस्कुरा के एक तरह से आंखें उसकी मुस्कुरा रही थी और कहने लगी अरे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ ये बीमारी बहुत जल्दी सही हो जाएगी। क्या आपको पैसे की जरूरत है क्या? मैंने बोला हाँ पैसे की जरूरत है, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने बोला आप कैसे मदद कर सकती हैं, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, आप तो खुद लेबर के काम करती हैं। वो कहने लगी हाँ। और इसके बाद उसका दुपट्टा खुल चुका था। जब मैंने उसका अब चेहरा देखा ना तो ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, सांवला ही रंग था, लेकिन बनावट चेहरे की बहुत ही गजब का था। सुंदर उसकी आंखें उस चेहरे पर बहुत ज़्यादा फब रही थी और कहने लगी कि देखिए मेरे पास में कुछ पैसे हमने जमा कर रखे हैं, अगर आपके काम में आ जाएं तो मुझे तो खुशी होगी, और जब आपके पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा। एक तरह से मेरे पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। कैसा लगा मेरा, अब बताओ आप, अब क्या मैं आपको लाकर पैसा दूं? मैं अब टाइम देख रहा था, 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था, एरिया अंधकार में डूब चुका था। मैं कहने लगा नहीं नहीं, आप लेबर कॉलोनी में रहती हैं, फिर आप आएंगी जाएंगी, चलिए मैं आपके साथ में चलता हूँ। और तब वो अब एक तरह से नाराज होगी, नहीं नहीं आपको नहीं जाना है, आप यहीं पर रुको। मैं गई और आई। मुझे लगने लगा कि लड़की मेरे ऊपर में इतना उपकार क्यों कर रही है, क्या कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, लड़की जात है। मेरे मन में कई तरह का शंकाएं उभरने लगी, कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी। लेकिन मैं पहली बार इसको देखा था, लेबर कॉलोनी से आई थी। अब मुझे नहीं लगा कि ना ऐसा कुछ बात नहीं होगा, जरूर मेरे पिताजी की बीमारी को सुन करके इसका दिल अब भर आया होगा और तभी ये मेरी मदद कर रही होगी। वास्तव में लड़की मेरे आंखों से सामने से गायब हो चुकी थी, चली गई थी दौड़ती हुई कहा जाए तो, और आधे घंटे में ही लौट के आई। एक मैला को जला सा अब कपड़ा जिसमें वो पैसे बांध रखे थे, और वो कपड़ा ही ला करके मुझे दे दिया कि बाबू ये लो,
और देख लो कितने पैसे हैं इसमें, गिनती कर लो। मुझे ज़्यादा हिसाब किताब नहीं आता है। जो भी मैं कमाती हूँ अब मैं जमा कर देती हूँ, मेरा कोई विशेष खर्च तो है नहीं। वाकई में जब मैंने वो थैला खोला तो उसमें 10,000 रुपये अब नकद थे उसमें। अब नोट अब एक तरह से मुड़े तुड़े सब मैं संभाल करके सही किया। और तब मैंने बोला कि पूरे इसमें 10,000 हैं, मैं आपका पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ जरूर, तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो लौटा देना। और इसके बाद कहने लगी कि कब जाना है। मैं कहने लगा कि बस आपने पैसा दे दिया, अब मैं 2-3 दिन के अंदर में तैयारी कर लेता हूँ, और मुझे अब वहाँ जाना है तो 1 आध दिन रुकना ही पड़ेगा, और यही मैं सोच रहा हूँ। और तब लड़की कहने लगी कल तो आओगे ना। मैंने बोला हाँ कल परसों मैं ज़रूर आऊँगा, 2 दिन मेरा ढाबा खुला रहेगा, और मैं संडे को ही बंद करूँगा, और संडे मंडे 2 दिन मेरा ढाबा बंद रहेगा। मैं उस टाइम अपने पिता को लेकर के शहर जाऊँगा। और इसके बाद उस लड़की से मेरी हल्की फुल्की दोस्ती हो गई थी। अब 10,000 रुपये मुझे अब कर्ज दे दिया बेचारी ने। अब मुझे तो बड़ा उसका व्यवहार बहुत ही पसंद आ रहा था कि कितनी मददगार लड़की है, दूसरों को कष्ट देख करके कैसे पिघल गई थी। और इसके बाद मैं अपने साइकिल पर सारा सामान बांधा और चल पड़ा। पिताजी को 10,000 रुपये दिए तो पिताजी चौंक कर कहने लगे बेटा कोई कर्जा लिया है क्या। मैंने बोला हाँ पिताजी कर्जा ही समझो। मैं लड़की को बात नहीं बताया तो पिताजी पूछने लगे किससे लिया। मैंने बोला अपने दोस्तों से। तो तुम्हारे दोस्त धनवान नहीं क्या। मैंने बोला नहीं नहीं धनवान नहीं है, उन्होंने किसी से कर्जा लिया है और हमें वक्त पर पैसा देना पड़ेगा। खैर पिताजी को मैं संतुष्ट कर दिया था। और इसके बाद मैं अगली सुबह फिर ढाबा पर आया। रोज की तरह सुबह चाय नाश्ता, फिर दोपहर में अब खाना का प्रबंध। शाम के टाइम अधिकांश मैं नॉन वेज ही बनाता था। 4 बजे मैं अपनी साइकिल लेकर के अब मार्केट चला जाता था। अब वहाँ से नॉन वेज मीट मछली वगैरह चिकन वगैरह अब लेके आता था। फिर काटा पीटी करते करते वक्त हो जाता था। खाना बनाते बनाते अब रेडी होने में 7:30 के आसपास अब पूरा हमारा खाना एक तरह से तैयार हो जाता था। इसके बाद लेबर ट्रक वाले अब आने लगते थे। मैं खाना सबको कोई पैक करा के ले जाता था और कोई हमारी छोटी सी ढाबा पर बैठ के भी खा लेता था। रात के 9 बज चुका था। हाँ मैं उस लड़की के लिए अब खाना मैंने एक तरह से पैक करके रखा था, लेकिन मुझे वो लड़की अभी तक नज़र नहीं आई थी। 9 बज गया, मैं इंतज़ार करता रहा, फिर 9:15, फिर 9:30। मुझे लगा कि वो लड़की आएगी नहीं। इसके बाद मैं जाने के लिए सोच रहा था। बड़े बड़े सामान अपने स्टोर रूम में अब एक तरह से बंद कर दिया था, और जो ले जाने लायक सामान था अब बोरी में भर कर के साइकिल पर बांध दिया था। और वो जो खाना मैंने पैक किया था अभी मेरे पास नहीं था। तभी वो लड़की उसी लेबर कॉलोनी से आती हुई दिखाई दी। बहुत तेज चल रही थी और मैं उसकी चाल को अब पहचान चुका था। अंधेरे में भी अब मुझे वो पहचान में आ गई थी कि वही लड़की है। जब आई ना तो मुझे बड़ा सुकून मिला। आज भी अपना चेहरा ढक रखी थी, आंखें बस खुली हुई थी, बाल खुले हुए थे। और जब आई तो मुझे बड़ा सुकून मिला था कि मैं इसके लिए अभी तक रुका हुआ हूँ। चलो आ गई, अब इसको मैं अपना पैकेट देता हूँ और फिर मैं अपने घर निकल जाऊँगा। लेकिन वो आते ही अब आके मेरे पास में खड़ी हो गई और कुछ ऐसी वैसी बातें इधर उधर का करने लगी। मेरे परिवार के बारे में और जानकारी ले रही थी। अब मैं बताया जा रहा था। अब मुझे लेट हो रहा था और तब मैं कहने लगा देखिए मुझे अब जाना है मेरे गांव पर, लेट हो जाएगा। मैं आपके लिए अब पार्सल बना दिया हूँ, घर पर ले जाइए और इसका आनंद लीजिए और कल बताइएगा कि स्वाद कैसा लगा। वो खुशबू को जैसे बाहर से सूंघ लिया और कहने लगे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है आपके हाथों में जादू है। और तब मैंने टोका कि देखिए आप ये अपने चेहरे पर ये दुपट्टा बांधती क्यों है। उसने दुपट्टा को अपने चेहरे से हटा दिया और कहने लगे कि देखिए आप जैसे शरीफ लड़का अब हर जगह तो मिलता नहीं है, मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। मुझे उसकी बात पर हंसी आ रही थी कि इतनी सुंदर तो है नहीं, गोरी चिट्ठी होती तो समझ भी आता, सांवली सूरत है लेकिन थी जवान, चेहरे पर
एक अलग चमक थी। और मेरा जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा अब देख करके वो पूछने लगी, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाया था उसका कि मैं जवाब क्या दूं। तब मेरे मुंह से निकल गया कि वाकई में आप हैं तो सांवली, लेकिन चेहरा बहुत ही गजब का है, खूबसूरत है। और सबसे बड़ी आपकी सुंदर आपकी आंखें। लड़की कुछ पल के लिए शर्मा गई थी। अब फिर वो पार्सल उठा करके कहने लगी कि मैं अब जा रही हूँ, कल तो आप फिर आओ, दुकान खोलोगे ना? मैंने बोला हाँ, कल संडे को मंडे को मेरा दुकान बंद रहेगा। लड़की चली गई, लेकिन वो गई ना तो मैं उसके बारे में सोचता रह गया था कि हाँ, गोरी चिट्ठी तो इतनी नहीं है, लेकिन चेहरे का रंगत सांवला होने के बावजूद भी एक चेहरे पर अलग सा नूर है। बड़ा सुंदर चेहरा इसका दिखता है सांवली होने के बावजूद। और सबसे अब जो तारीफ करने लायक चीज उसकी आंखें थी। अब फिर मैं अपनी साइकिल लेके चल पड़ा। अगले दिन भी उसी वक्त पर लड़की आई, जब मैं अपना सारा सामान बांध करके साइकिल पर रख चुका था। तभी वो आई। कुछ देर हम लोग बात करते रहे। अब एक तरह से उस लड़की से मेरी दोस्ती हो चुकी थी। मेरे पिता के बारे में पूछ रही थी कि अभी कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन बड़े डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसके बाद मैं अपने घर पे चल पड़ा था। अब संडे को दिन मैं नहीं आया, मंडे भी नहीं आया। शहर में अपने पिता माता को साथ में ले गया था। अब 2 दिन रुक करके सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करा करके अब बड़े डॉक्टर ने दवा बदल दिया था। अब बाकी में महंगी दवाई थी। अगर वो 10,000 रुपये नहीं देती तो ये मैं काम कभी भी नहीं कर पाता था। एक तरह से उस लड़की का एहसान मैं मान रहा था कि सही वक्त पर उस लड़की ने मेरी मदद किया था। अब मेरा काम था कि उसका एहसान चुकाने का, और उसका पैसा मुझे सही सलामत अब रिटर्न करना था। आखिरकार मैं मंडे को तो आ गया, लेकिन शरीर में थकावट थी, तो मंगलवार भी मैं दुकान नहीं खोल पाया, घर पर ही लेटा रहा। बुधवार को जाकर के मैं दुकान पर सुबह पहुंचा और फिर मैं अपना दुकान स्टार्ट कर दिया था। रात हो चुकी थी। अब मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था। 9 बजे का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक लड़की नहीं आई थी। आखिरकार 9:30 बजे मुझे आती हुई दिखी, और आते ही आप हमेशा की तरह अपना चेहरा ढक रखी थी। और जब हमारे दुकान पर आई ना, तब उसने दुपट्टा अपने चेहरे से खोल दिया था। अब सांवला सुंदर चेहरा देख करके और मैं एक तरह से उस पर मोहित सा हो गया था कि देखने में सांवली है, लेकिन कितनी सुंदर इसका चेहरा है। चेहरे की बनावट कितना बढ़िया है, सुंदर आंखें। अब मैं उसके ओर आकर्षित हो गया था, और वो लड़की ने भी मुझे शायद देख लिया कि मैं उसके चेहरे को देखता रहता हूँ। और तब वो पूछने लगी, क्या मेरा चेहरा इतना आकर्षक है? क्या आप मुझे घूरते रहते हो? मैं मुस्कुरा के बोला, हाँ, बहुत ही सुंदर हो आप। मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा गोरी चिट्ठी नहीं है, लेकिन जो भी रंग है ना आपका, बहुत फबता है। अब पहली बार मैंने उससे ऐसी बात किया था, और इसके बाद तो कब मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला था। अब इसके बाद अब मैं रोज इसके लिए खाना बना के रखता, अलग से स्वादिष्ट खाना। और वो 9:30 बजे, अब तो 10 बजे भी आने लगी थी। हालांकि मैं 9 बजे तक अपने दुकान पर रुकता था, लेकिन उस लड़की के अब मेरे जीवन में आते ही अब मेरा टाइम टेबल बदल चुका था। मेरे परिवार वाले टोकते थे कि बेटा अब कहाँ रुक जाता है। मैं कोई ना कोई बहाना कर देता था कि कुछ खाना हमें देना था, ऑर्डर था, और उसी की तैयारी में लग गया था। लेकिन अभी तक मैं उस लड़की को अब हाथ भी टच नहीं किया था। जो भी बात होती थी दूर से होती थी, प्रेम तो हमारा अब स्टार्ट हो चुका था। आखिरकार उस लड़की ने ही अब एक तरह से पहल किया था। अब मेरा हाथ पकड़ करके जैसे ही पकड़ी ना, मेरे शरीर में गनगनाहट से होने लगी थी। अब मेरी तारीफ करते हुए कहने लगी कि तुम बहुत अच्छी हो राकेश। अब ऐसे ही लड़के की मैं तलाश में थी जिसको मैं अपना दोस्त बना लूं। और तब मैंने कहा कि हाँ, अब देखो तुम्हारा दोस्त सामने बैठा हुआ है।
और इसके बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। हमारा जो स्टोर रूम था अब हमारा प्रेम का अड्डा बन चुका था। और हर रात वो लड़की 9:30 बजे 10 बजे आती और इसके बाद हम 1 घंटा और रुकने लगे थे। अब मेरे माता पिता मुझ पर शक करने लगे थे। पिता तो अब गुस्सा भी करने लगी, राकेश इतना टाइम क्यों रहता है वहाँ पर, तुम्हें ज़्यादा देर वहाँ रुकना चाहिए। वहाँ पर अब जो गांव वाले बताते हैं कि वहाँ पर चुड़ैल भी रहती हैं और प्रेतात्माएं भी घूमती रहती हैं, अब ज़्यादा देर तक तुम्हें वहाँ रुकना नहीं चाहिए बेटा। और तब मैं उनकी बात को जवाब देता था कि पिताजी मुझे आज तक कोई चुड़ैल और कोई प्रेतनी कोई पिशाचनी अभी तक नहीं दिखी। ये सब झूठ मूठ की बातें हैं पिताजी, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, ना इन पर विश्वास करता था। लेकिन मेरे पिता कहाँ रुकने वाले थे, मुझ पर दबाव बनाते कि नहीं बेटा, अब जैसे जो वक्त आया करता था 9 बजे निकलता था, 9:15 9:30 तक घर आ जाता था, ऐसे ही आया कर। हाँ मैं उनसे वादा करता था कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता था। जब से वो लड़की मेरे जीवन में आई अब मेरा टाइम टेबल ही बदल चुका था और दोस्ती प्यार सब कुछ अब अपने रंग ढंग में चल रहा था। और धीरे धीरे मेरा जो कमाई था होटल का अब बढ़ने भी लगा था। अब मैं आधा पैसा तो इंतजाम कर लिया था। अब मैं उस लड़की को 5,000 रुपया देने लगा और तब लड़की ने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे खुद मांग लूँगी। अभी अपना पैसा अपने होटल में लगाओ, अपने माता पिता के इलाज में खर्च करो, जब जरूरत होगी तो मैं पहले बता दूंगी, अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। और इसके बाद पूरा 1.5 महीना मैंने उसके साथ अब रात गुजारी थी। 2-2 घंटा हम अपना जो पीछे वाला स्टोर था अब वहाँ पर हमारा प्रेम का अड्डा बन चुका था। अब मेरे जो दोस्त थे, अब मैं जो गांव जाता था तो अब अपने अपने दिल की बात बताते थे जब भी मेरे पास मौका मिलता था। और ख़ास करके मंगलवार के दिन मुझे फुर्सत मिलती थी और उस दिन मैं दोपहर तक अब जो भी खाना बनाता था वेज, क्योंकि नॉन वेज मंगलवार को मैं बनाता नहीं था, और दोपहर के बाद मैं अपना ढाबा को बंद कर देता था, अपने गांव लौट आता था और फिर अपने दोस्तों के मंडली में बैठता था। अब अपने अपने बारे में सब बताते थे कि मुझे भी प्यार हो गया है किसी लड़की से। तो अचानक मेरे मुंह से भी निकल चुका था कि मुझे भी एक लड़की प्यार करने लगी है, लेबर कॉलोनी में रहती है, सांवली है देखने में। आप जो मैंने बताया ना तो उसमें से एक मेरा दोस्त मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। जब मैंने उसको देखा कि भाई ये मेरी तरफ आंखें फाड़ के क्यों देख रहा है, मैं पूछा अपने दोस्त से कि ऐसा क्या देख रहा है भाई, मैं इंसान हूं, मैं भी तो प्रेम कर सकता हूं। और तब मेरा दोस्त कहने लगा कि कहीं तो उस प्रेतनी से तो प्यार नहीं करने लगा जिसके बारे में मैं सुन रखा हूं। मैं हंस पड़ा उसकी बात पर, कैसी बात कर रहा है, प्रेतनी मेरे जीवन में क्यों आएगी भाई, वो तो लड़की है, जीती जागती लड़की है, प्रेतनी तो मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ना ही विश्वास करता हूं। लेकिन वो लड़का बार बार मेरे से सवाल पर सवाल पूछने लगा, उसकी अब हुलिया कैसा है। मैं अब बताने लगा कि हुलिया ऐसा है, सांवला रंग है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। और तब वो कहने लगा कि अपना चेहरा वो ढक कर रखती है। तब मुझे बड़ा झटका लगा कि उसको कैसे पता। मैंने बोला हाँ, जब वो आती है तो अपना चेहरा ढक कर आती है। और तब उसने अपना सर पकड़ लिया था, कहने लगा जिस बात का मुझे शक था अब वही बात तेरे साथ में हो रहा है। वो दोस्त वो जीती जागती लड़की नहीं है, वो एक प्रेतनी है और तेरे साथ प्रेम का अब खेल खेल रही है। मेरे दोस्त अभी भी तू सुधर जा, उस लड़की से पीड़ छुड़ा ले, नहीं तो तू एक दिन बेमौत मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर के मैं बहुत हैरान रह गया था। अब मैं उसको उल्टा समझाने लगा कि दोस्त मेरे प्यार पर जल रहा ना, तू तेरे दिल में मैं देख रहा हूं आग लगी हुई है, अब तू मेरी अब प्यार को देख नहीं सकता ना बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है, तुझे शर्म आना चाहिए। लेकिन वो मेरा दोस्त बहुत जिगरी था, बचपन से हम दोनों साथ साथ पढ़े थे
अब खेलना, अब सब कुछ एक साथ होता था। और वो मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगा, अपने सर पर भी कसम खाता हूँ भाई, ये जो मैंने बात कह रहा हूं ना, वो 100% सही है। ऐसा ही मैंने सुना। और देखो, जिस शोर से मैं सुना हूं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे मन में संदेह का बीज बो दिया था, लेकिन अभी भी मैं उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। संदेह तो हुआ था कि ये लड़का आसानी से कसम नहीं खाता है, और वो मेरी कसम भी खाया, अपनी कसम खाया, मतलब दाल में कुछ काला तो है। लेकिन मैं जवान था, जोशीला था, और डरता तो बिल्कुल नहीं था। मुझे ना भूत प्रेत पर यकीन था, ना इन चीज़ों को मैं मानता था। मैंने सोचा कि चलो अब उस लड़की से ऐसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर वो जवाब देती है। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि वो लड़की कोई प्रेतनी हो ही नहीं सकती है। आखिरकार मेरे पास में पैसा इकट्ठा हो गया था, और फिर मैं पैसा अब उसको देने लगा, तो फिर वो मना कर दी, नहीं राकेश, पैसा अपने पास ही रखो। अगर तुमने पैसा मुझे दे दिया ना, तो एक तरह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब मैं ये दोस्ती तोड़नी नहीं चाहती। मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा कि आपने पैसे मुझे कर्ज दिया था, आपकी भी जरूरत होगी, आपका भी परिवार होगा, तो अपना पैसा अपने पास में रखिए। लेकिन वो मना करने लगी कि नहीं राकेश, ना 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 ना, ये पैसा मैंने आपको दे दिया ना, अब समझ लो आपका ही है। अगर मैं पैसा ले लेती हूं ना, तो मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा हैरान था कि पैसा ले लेने के बाद में दोस्ती कैसे खत्म हो जाएगी। मैं कहने लगा, अरे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्यार करता रहूंगा, पैसा कौड़ी अलग चीज है, इससे भला हमारी दोस्ती कैसे टूट जाएगी। लेकिन वो जीत पर अड़ी रही। कहने लगी, नहीं राकेश, अभी पैसा अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं उसके चेहरे पर एक डर देखा था, एक भय देखा था। मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरा जो संदेह का बीज मेरे दोस्त ने बोया था ना, वो बीज अब थोड़ा पनपने लगा था। अब मैं उसे बड़े उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा था, और वो मेरी बात का बड़ा सरलता से जवाब देती थी। अब मैंने एक रात उससे पूछ ही लिया, जब हम गोदाम में थे, प्रेम कर रहे थे, और तब मैंने पूछा कि सुनो, तुम चुड़ैल को, अब प्रेतनी को जानती हो ना? तब वो चौंकी थी। कहने लगी, हाँ सुना तो जरूर है। मैंने बोला कि वो कैसी दिखती हैं, क्या तुम्हें पता है? तब वो लड़की कहने लगी कि मुझे क्या मालूम, मैंने अपनी आंखों से कभी थोड़ी देखा है। हाँ सुना है कि उसके पैर उल्टे होते हैं। अब तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये लड़की सही बोल रही है। अगर ये प्रेतनी होती, चुड़ैल होती, तो शायद इसका पैर उल्टा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें लक्षण नहीं था। और वो संदेह का बीज धीरे धीरे मैं खत्म करने पर लगा था। लेकिन वो मेरा जो दोस्त था ना, वो तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका था, और वो मुझे चिताता था कि दोस्त, उससे दोस्ती तोड़ दे। अब मैं तो कहूँगा कि जो ढाबा देर रात तक चलाता है, अब उसको दोपहर तक अब अपना चलाया कर, और रात को अब खाना वाना बंद कर दे। अब मुझे लगता था कि कभी कभी वो सही बोल रहा है, लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं रात का खाना बंद कर दूंगा, तो जो लेबर आती थी, हमारी आमदनी तो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादातर आमदनी नॉन वेज के खाने में होती थी। अब मैं कैसे मान सकता था? लेकिन मेरा दोस्त जिद पर अड़ा रहा। लेकिन मैं उसको उल्टा समझाता रहा कि नहीं दोस्त, मैंने उसको परीक्षा ले लिया है। अब मैं सुना हूँ कि जो भी चुड़ैल होती है, जो प्रेतनी होती है, उसके पैर उल्टे होते हैं, और उसके नहीं, उल्टे नहीं हैं, वो हाड़ मांस की बनी हुई है। अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। अब एक तरह से मेरा दोस्त मुझे धमका रहा था कि देख दोस्त, मैं तुमको सही चेतावनी दे रहा हूँ, तुम मेरी बात को मान ले और उस लड़की से रिश्ता तोड़ दे, नहीं तो तेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। आखिरकार मैं उसको उल्टा ही समझा दिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब मेरी उस लड़की से दोस्ती हो गई है, अब मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, चाहे तेरे को बुरा लगे या भला लगे। भनभनाता हुआ मेरा दोस्त मुझे कोसता हुआ अब अपने गांव लौट चुका था। अब मेरा काम तो फैल ही चुका था। अब देर रात तक हम उस लड़की के साथ अब गोदाम में रहते थे, अंदर वाले में, और खाना भी हम टेस्टी बना रहे थे। लड़की 9:30 कभी 10 बजे तक आ जाती थी।
इसके बाद वो खाना पैक करके ही ले जाती थी। कभी मैंने उसको उस जगह पर खाते हुए देखा नहीं था। हाँ, सूंघती थी और कहती थी कि बहुत ही खुशबू बढ़िया है। अब एक रात मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था। 9:15 बज चुका था, 9:30 बज चुका था, 10 बज चुका था, लेकिन वो लड़की अभी तक दिखाई नहीं दी। अब मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था। अगर मैं लेट जाता तो पिता को बातें सुनने की मिलती थी। जैसे ही मैं 10:15 बजे के आसपास इंतजार करके थक चुका था, अब मैं जब चलने लगा ना, तब वो लड़की मेरे को नजर आई आती हुई, और दौड़ती हुई लगभग आ रही थी। चेहरा उसका उसी दुपट्टे से बंधा हुआ था। और जब वो मेरी साइकिल के करीब आई तो मैंने कहा कि आज तो तुमने बहुत देर कर दी, अब मुझे अब घर लौटना है, नहीं तो मेरे माता पिता अब मुझे अब रोकते हैं, डांटते हैं कि इतना देर कहाँ रखता है। मैं हर रात अब इतना बहाना तो नहीं बना सकता ना। मैं पहली बार उस लड़की की नज़रों में परिवर्तन पाया था। उसकी जो आंखें थी ना, सुर्ख लाल से दिख रही थी और चेहरा अभी तक ढक रखी थी। अचानक उसने अपना चेहरा हटाया और वो कहने लगी, जब मैंने उसका चेहरा देखा ना तो ऐसा कुछ अब फर्क नजर नहीं आया था, बस आंखें बड़ा अजीब सी लग रही थी, जैसे उसमें से कोई रोशनी सी निकल रही हो, लाल से दिख रही हो। और मैं उसका चेहरा देखता रह गया। हाँ, नाराज थी, गुस्से में लग रही थी। हाँ, मैंने पूछा कि तुम मेरे पर नाराज क्यों हो? और तब वो लड़की मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं साइकिल के पास में खड़ा था, सब कुछ सामान बंधा हुआ था, और मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगी। मैं पूछने लगा कि तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बोल रही थी। चेहरा थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसका, आंखें अलग लग रही थी। अब मुझे जबरदस्ती उसी रास्ते पर खींच के ले जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है, कहाँ मुझे लेके जा रही है। मैं बार बार पूछ रहा था, कहाँ लेके जा रही हो? मुझे लेट हो रहा है, आज मुझे जल्दी घर पहुंचना है। लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार मैं हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन आज मैंने उसकी हाथ की ताकत देखा था। मैं अपना हाथ उसकी पंजे से मुक्त नहीं करा पा रहा था। इतनी शक्तिशाली वो कैसे हो गई थी, नाजुक सी लड़की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अब घबरा गया था, ये कर क्या रही हो, कहाँ लेके जा रही हो? तब उसका बदला हुआ आवाज मुझे सुनाई दिया। भारी आवाज उसके अब कंठ से निकला। वो आवाज सुनकर के मैं उसकी तरफ देखने लगा था और वो कहने लगी, बहुत हो चुका है, आज मैं इस खेल को अंत कर दूंगी। बड़ा ही भारी आवाज था। मैं एकदम हैरान रह गया था। इसकी सुरीली आवाज थी और इसकी आवाज कैसे परिवर्तन हो गया? ये कहना क्या चाहती है? किस खेल को खत्म करना चाहती है? ये तो मेरी प्रेमिका थी और इसको क्या हो गया था? इसकी आंखें अजीब हो गई थी, चेहरा भी कुछ अलग नजर आ रहा था और सबसे अजीब इसकी आवाज थी, भारी हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई और तुम्हें हो क्या गया है? तब वो लड़की कहने लगी, तू पूछता था ना कि प्रेतनी कैसी होती है, चुड़ैल कैसी होती है, तो तू आज मुझे देख ले, वही मैं हूं। तुझे मैं आज मार दूंगी और तुझे अपने साथ में रखूंगी। अब रोज रोज का अब तुझे दुकान पर आना, अब ये सब मेरे से अब हो नहीं पा रहा है। मैं तेरे आत्मा को अपने पास में कैद रखूंगी, जब जी चाहा तेरे से मन बहला लूंगी। तेरे पास में अब रोज रोज भाग करके आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वाकई में उसकी बात सुन करके मैं दंग रह गया था कि ये लड़की दारू वारू तो नहीं पी लिया है, ये बहकी बहकी क्यों बात कर रही है। अब मैं उसको समझाने लगा, तू दारू के नशे में हो, ये क्या बोल रही हो तुम, समझ में आ रहा है, तुम मेरी प्रेमिका हो। तब वो कहने लगी ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वो भारी आवाज में बोली कि तू देखना चाहता था ना कि मेरा पैर उल्टा होता है कि नहीं, तो आज देख ले। वास्तव में उसके सीधा पैर अब पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ गया था। आज जैसे ही मैंने देखा ना तो मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी। अब तो लगा कि मैं गिर जाऊंगा उसी जगह पर, अब मेरी कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए।
दिल की धड़कन अब बढ़ चुकी थी और उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी और वो डरावनी भारी आवाज मुझे आज तक याद है। और वास्तव में अब मैं उसका जो पैर देखा था ना, तो मैं कांप के रह गया था कि अरे मेरा दोस्त बिल्कुल सही कहता था, ये चुड़ैल हो सकती है, ये प्रेतनी हो सकती है। मैं अपने दोस्त पर विश्वास नहीं किया। अब मैं भागने लगा, लेकिन अपना पंजा मजबूती से मेरे हाथ को पकड़ रखी थी। मैं लाख कोशिश किया कि मैं उससे मुक्त हो जाऊं, भाग जाऊं, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सका था। आखिरकार वो लड़की मुझे खींचते हुए अब अंधेरे खेतों की तरफ लेके जा रही थी। अभी मैं रोड से कुछ ही दूर, मतलब 2-4 कदम ही खेत की ओर बढ़ा था और तभी एक गाड़ी नजर आई और वो गाड़ी लेबर कॉलोनी के साइड में गांव की तरफ जा रहा था। वो रोड और उधर ही आ रही थी। हेडलाइट की जैसी ही रोशनी अब उसकी आंखों में पड़ी, चेहरे पर पड़ी और एक पल के लिए मेरी हाथ को छोड़ दिया था। और वही तो मौका मेरे लिए मिल चुका था। मैं तो जी जान लगा के भागा। मैं उस गाड़ी से टकराते टकराते बचा था। अगर वो सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगाता तो मेरा तो एक्सीडेंट हो जाता। वो एक कार थी और वो ड्राइवर अंदर से चीखता हुआ कि मेरी ही गाड़ी मिली तुझे मरने के लिए, वो बाहर आ चुका था और तब तक मैं जमीन पर गिरा हुआ था उसी के कार के आगे में। गाड़ी में से पीछे से भी लोग निकले और सब मुझे कोस रहे थे, नशे में है, तुझे दिखाई नहीं देता, मेरी ही गाड़ी मिली थी तेरी मौत के लिए, उठ के खड़ा हो जा, भाग जा यहां से नशेड़ी कहीं के। मेरा तो पूरा बदन कांप रहा था। मैं एक्सीडेंट से नहीं, उस लड़की से डर रहा था। अब मैं उधर देख रहा था, वो लड़की मुझे अभी भी खेतों के अंदर खड़ी दिखाई दे रही थी। अब वाकई में उसका रूप, रंग, सब कुछ बदल चुका था। अब वाकई में जैसे कोई प्रेतनी होती है और वैसे मुझे नजर आ रही थी। अब मैं तो डरा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। अब वो ड्राइवर ने कहने लगा, अरे उधर क्या देख रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्या तू नशे में है, किस गांव का रहने वाला है। अब मैं कांपते हुए अब एक तरह से उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं बार बार उसी लड़की की तरफ देखता जो अब एक प्रेतनी बन चुकी थी। और तब वो ड्राइवर कहने लगा, उधर क्या देख रहा है। मैंने कहा, वो साहब देख रहे हो ना खेत में वो लड़की खड़ी है, वो प्रेतनी है। ड्राइवर कहने लगा, कहाँ है, वहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे तू पागल है क्या। और तब मैंने ड्राइवर का पैर पकड़ लिया कि साहब आप मेरी जान बचा दीजिए, आप मेरी जान बचा दीजिए। पीछे वाले लोग थे, शायद मेरा डर का मतलब समझने लगे थे। आप पीछे से अभी एक अधेड़ सा व्यक्ति आया और कहने लगा, बेटा बात क्या हुआ है। और तब मैंने धीरे धीरे सारी बात बताया कि जहाँ से आप इस सड़क पर उतरे हैं ना, और वहाँ पर एक मेरा ढाबा है, मैं ढाबा चलाता हूँ। और शुरू से अंत तक वो कहानी, किस्सा सब कुछ बता दिया। वो अधेड़ व्यक्ति मेरी बात को सुना और कहा, बेटा आप मेरे कार में बैठ जाओ, हम आगे जा रहे हैं और तुम मेरे साथ में रहोगे। हम गांव में रुकेंगे और सुबह में हम तुम्हें इसी ढाबा पर छोड़ देंगे। आओ जल्दी करो, नहीं तो वो लड़की वास्तव में जहां कहीं होगी तुम्हारे इंतजार में होगी। वो मुझे समझाने लगा कि बेटा तुमने सब कुछ अब एक तरह से अब दोस्ती के ख्याल से अच्छा किया है, लेकिन तुमने जो पैसा उसका लिया है ना, वो पैसा जब तक उसको लौटा नहीं दोगे और तब तक तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी नहीं। एक ही रास्ता है और तुम्हें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए और तब जाकर के तुम्हारी जान बच सकती है। बात तो मुझे पल्ले पड़ गई थी और मैं पूरी रात उन्हीं के साथ एक गांव में ठहरा था। जब सुबह हुई और जब वो लोग वापस आने लगे तो मुझे उसी ढाबा पर उतार दिए थे। मैं अपनी साइकिल जो अंदर खड़ी थी, चोरी नहीं हुआ था, सब कुछ ऐसे कैसे बंधा हुआ था। और मैं देरी नहीं किया, साइकिल लेकर के अपने गांव की तरफ भाग गया। सब कुछ अपने पिता को बताया। अब पिता भी अब डर चुके थे। अब कहने लगे कि हमें अब तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, ओझा से मिलना पड़ेगा। मुझे तो पहले ही शक हो गया था तेरी लक्षण से। जब तू लेट होने लगा था
तभी मुझे डाउट हो गया कि जरूर तू कोई खेल खेल रहा है। आज देख सब कुछ सामने आ गया ना। मैं बताता था ना कि वहाँ पर प्रेतात्मा ही रहती है, लेकिन तू मेरी बात को मानता कहाँ था। तू तो अंधविश्वास मानता ही नहीं था। आज देख लिया ना, जान के लाले पड़ गए ना। अब मेरे पास में अब उन चीज़ों का जवाब नहीं था। आखिरकार मैं अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, और वो दोस्त मुझे जो सब कुछ बता रहा था उसी का मुझे मदद लेना पड़ा। और उसी के जानकारी के पास अब एक जानकारी थी जो तांत्रिक जानता था उसको। अब मैं उसी के पास पहुंचा था उसको लेकर के। तांत्रिक ने झाड़ फूक किया और सबसे पहले वो 10,000 रुपये मैंने उस तांत्रिक को दिए कि बाबा सबसे ज़्यादा मुझे फसाद यही लग रहा है, ये रुपया मुझे नहीं चाहिए, जो करना है आप करो। तांत्रिक मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ बेटा, जरूर इस रुपये के कारण तो उस लड़की के साथ में बंध चुका था। अब मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, तू डर मत, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई में अब उसने मुझे झाड़ फूक किया था और एक गले में ताबीज बांध दिया था। जाओ अब अपना काम करो, अब तुम्हारे पास में वो लड़की कभी नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। वो रुपया संभाल करके अपने थैली में रख लिया। ना जाने उस रुपये को क्या किया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। मैं अपना काम कर चुका था, एक तरह से कर्ज को मैं वापसी कर चुका था। अब वो तांत्रिक जाने और वो प्रेतनी जाने। और उसके बाद मैं कई दिनों तक सही मायने में इतना डरा रहा कि उस ढाबा को पास तक नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे डर मेरा दूर होता गया और फिर मेरे पिता मना करते रहे कि नहीं, वहाँ से ढाबा हटा दे, कहीं दूसरी जगह पकड़ ले। लेकिन वहाँ मेरा जमा जमाया काम था। अब मैंने निश्चित कर लिया था कि अब रात का कभी भी उस जगह पर नहीं रुकूंगा, शाम तक बस रुकूंगा और इसके बाद सारा सामान समेट करके अपना घर लौटाऊंगा। और इसके बाद मैं ऐसा ही करने लगा था। और उसके बाद कभी भी वो लड़की मेरे सामने नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राकेश जी की भेजी हुई। ये घटना, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अब इन घटनाओं को भेज सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।